चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग के पास कुछ फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, कुछ फ्लूइड से रिलेटेड हम लोग के पास पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम लोग को यहाँ पर देखना होता है। जैसे होता है डायनेमिक लॉस, हेड लॉस, इस तरीके से पाइप में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ये उनको ही पता होगा जो फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स में होता है ना, सिलेबस होता है फ्लूइड से रिलेटेड, उनको ये सारे सिलेबस के बारे में या इन सारे पॉइंट्स के बारे में पता होगा। आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो तो आप लोग को इस टाइम पे इस पॉइंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो आप क्या करना, अपने मैकेनिकल दोस्तों से एक बार पाइपिंग के सिस्टम के बारे में पूछ लेना। ठीक है, आपके मैकेनिकल के दोस्त होंगे, उनसे बस पाइपिंग के बारे में पूछ लेना कि पाइप में कितने तरीके के लॉसेस होते हैं। ठीक है, पाइप में अगर कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है तो कितने तरीके के लॉसेस होते हैं और वो लॉस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पाइप की लेंथ 10 मीटर है, तो हमारे उस पाइप में कितना हेड लॉस होगा। ठीक है, अब ये हेड लॉस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, बाद में इसको कवर करेंगे। हेड लॉस बेसिकली हमारे जो पाइप होता है, मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा आप लोग को। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में अभी मैं नहीं जाऊँगा। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास ये पाइप है, पाइप में अगर हमारा फ्लूइड इधर से यहाँ तक फ्लो हो रहा है और ये पाइप बीच में कहीं से भी हमारा प्रेशराइज्ड नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है और ये पाइप बिल्कुल सिंपल जिस तरीके के शेप में था पहले से उस शेप में है, तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास हेड लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हेड लॉस नहीं होगा। जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। बस यहाँ पर एक लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस। आप जानते हैं कि हमारा पाइप एक बैकवर्ड फ्रिक्शन इम्पोज करेगा वाटर पे। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन लॉस होगा। अब वो फ्रिक्शन लॉस हमको पता करना पड़ेगा कि कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, वो बात की बात है। बट मान लीजिए कि हमारा कोई पाइप है, वो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऐसे है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वो आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। ठीक है, और लिक्विड आने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रेशराइज्ड हम लोग कर रहे हैं या कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पाइप का साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो क्या होगा, लॉसेस जो होंगे पाइप में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड का रेट होगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बेसिकली हेड पे जो लॉस होगा, हेड मतलब जो फ्लूइड का सामने वाला सिरा है, उसमें जो लॉसेस इम्पोर्ट होंगे उसे ही हम लोग हेड लॉस कहते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग अलग हेड लॉस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक सीधा पाइप है, सीधे पाइप में फिर हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल दे दिया। 90 डिग्री, आप जानते हैं कि हम लोग के पास पाइप में 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग पाइप सीधा लेके जाते हैं, देन उसके बाद उसको 90 डिग्री टिल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक हेड लॉस होगा, जो आपको जिसकी वैल्यू आपको उसमें मैकेनिक्स में पता चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत लॉसेस होते हैं जो हम लोग को यहाँ पर देखने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक 90 डिग्री का लॉस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कहीं आपके पास टेढ़े मेढ़े पाइप है तो उसमें हम लोग के पास लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत देखना रहता है। अभी हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, बस केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। बाकी मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को पेविसिस्ट में जिन लोगों ने ट्राई किया है, उन लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो पूछ सकते हैं आज। पेविसिस्ट का मैं बस आपको आज आखिरी दिन दूंगा। कल हम लोग स्केचअप या हीलियोस्कोप दोनों में से कोई सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके रिगार्डिंग मैं आपको जो सॉफ्टवेयर की लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्केचअप डालना होगा। स्केचअप, स्केचअप आप डाल देंगे तो यहाँ पर स्केचअप 3D डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद ट्राई स्केचअप, याद रखिएगा स्केचअप भी 1 मंथ के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको स्केचअप में ईमेल आईडी डालनी होती है, जिसकी वजह से आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिल जाता है। आपके पास जितनी ईमेल आईडी होंगी उतने दिन का आप ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बंदे के पास 2 ईमेल आईडी है, तो वो 30 दिन 30 30 60 दिन का ट्रायल ले सकता है। एक ईमेल आईडी पे आपको 30 दिन का डेमो मिलता, मतलब ट्रायल मिलता रहता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्राई स्केचअप, तो यहाँ पर देखिए स्केचअप में हम लोग इस तरीके की छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बना के दिखा भी रहा है। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग इस तरीके की 3D बिल्डिंग बनाएंगे और यहाँ पर 3D बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था शेडो, ये देखिए शेडो बन रही है उसकी। ठीक, इस शेडो एनालिसिस को ही हम लोग यहाँ पर स्केचअप से परफॉर्म करते हैं। और अपने पैनल पे अगर हमारे कोई भी शेडो आ रही है
तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अगर वहाँ पर शेडो नहीं रिमूव हो पा रही है तो हम पैनल को किसी और साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डे एंड टाइम भी दे रखा है, टाइम और डे भी दे रखा है, जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में। और टाइम मतलब सुबह 5 बजे से शाम के 6:40 दे रखा है। बेसिकली जब तक हमारे पास सनलाइट रहती है तब तक का हमारे पास शेडो रहता है। तो ये बेसिकली वही दे रहा है कि आपके पास जब तक लाइट है, सनलाइट है, आपके पास यहाँ पर कहाँ कहाँ शेडो मिल रही है। ये इसके अंदर की मॉडलिंग कर रखी है, ठीक है। कुछ चीज़ें पेड होंगी, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें पेड होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग को फ्री ट्रायल में मिल जाएंगी। तो हम लोग को जनरली शेडो एनालिसिस करना रहता है अपने स्केचअप में, तो हम लोग को पेड वर्जन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी कंपनी अपना 3D मॉडलिंग करवाएगी वो स्केचअप या अदर सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो सोलर इंस्टॉलेशन करवाती है, ठीक है, रेजिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, तो आपको वो आप सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेगी, आपको बस उसमें हाथ सेट होना चाहिए और आप वहाँ पर सिंपल मॉडलिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मास्टर विंडो दे रखा है, मतलब कुछ पैसे, मतलब पैसे से रिलेटेड यहाँ पर कॉस्ट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दे रहा है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 3D मॉडलिंग, आप यहाँ पर पेड़ वेड़ बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से पूरी डिज़ाइनिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपने अगर ऑटो कैड देखा होगा, ऑटो कैड पे काम किया होगा, तो ऑटो कैड में भी यही सिस्टम होता है, ठीक है। बट ऑटो कैड थोड़ा सा क्या होता है, हैवी सॉफ्टवेयर है और उसमें टूल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, इसमें टूल्स कम है बट इसके जो फीचर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे स्केचअप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग लैपटॉप लें तो सबसे पहले स्केचअप को बना के एक बार अपना जो हाथ है वो सेट कर लीजिए, ठीक है। अ, एक बार आप लोग अपना हाथ सेट कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। और आप लोग को 3D जो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉमन टूल्स होते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर की लिंक यहाँ पर देखिए, ट्राई फॉर फ्री 30 डेज। तो यहाँ पर 30 डेज का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। कहें तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको बस sketchup.com पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करके करके आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लानिंग एंड प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर लिख रखा है कि कितने प्लान और कितना प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए 190 US डॉलर पर ईयर, मीन्स आपको इतना देना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर स्केचअप डाउनलोड करके रख रखा है, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अब पिविसिस्ट में एक चीज़ मैं और बता दूँ, पिविसिस्ट में अब मैं आ जाता हूँ। पिविसिस्ट में हम लोग ने प्रोजेक्ट में न्यू ग्रिड कनेक्टेड और न्यू स्टैंड अलोन सिस्टम के बारे में देख लिया था, ठीक है। हमने न्यू ग्रिड कनेक्टर में अप्रॉक्स 80% की एफिशिएंसी को ग्रैब किया था और स्टैंड अलोन सिस्टम में हम लोग ने अप्रॉक्स 47 या 46% हम लोग ने एफिशिएंसी को या परफॉर्मेंस रेशियो को ग्रैब किया था, ठीक। न्यू पंपिंग सिस्टम तभी बनाएंगे जब हम लोग के पास पंपिंग के लिए या पंपिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग के पास की नोट्स पॉइंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नोट पॉइंट हम लोग को याद रखने पड़ते हैं जो जनरली आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, आपको गूगल खोलना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बहुत है, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बहुत है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज़ को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये यहाँ पर मिलीमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं, तो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर और मिलीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर गैलन में भी हमारे पास होता है, फ्लूइड का जो रेट होता है वो हम लोग मतलब अमेरिकन जो होते हैं वो गैलन पर मिनट स्क्वायर में या मिनट में लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जो इंडियन है वो बेसिकली गैलन में नहीं लेते हैं, वो मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल कन्वर्जन करना रहता है। तो ये चीज़ें अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। जिस टाइम पे इसमें मेरे पास पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे तो मैं आपको इसको एक दिन में बता दूंगा, ठीक है। फिर न्यू ग्रिड या न्यू डीसी ग्रिड प्रोजेक्ट, अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ उसी तरीके के पॉइंट्स आएंगे जो हमारे पास स्टैंड अलोन सिस्टम में आए थे। तो होप सो आप लोग इसको करके देखेंगे। मैंने सिर्फ दो आपको बताए हैं, बाकी एक ये अभी पेंडिंग छोड़ा है, बाकी एक आपके लिए छोड़ रखा है कि आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर हेल्प पे जाएंगे, यहाँ पर आप हेल्प पे जाएंगे, यहाँ पर हेल्प में जाने के बाद एक चीज़ याद रखिए, ये कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल दे रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ये लोग वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं, पहले तो नहीं डाल रहे थे, 1-2 साल से ये लोग इनएक्टिव पड़े हुए थे, बट अब थोड़ा सा इन्होंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है। पर इतना ज़्यादा आप इससे वो ना लगाइएगा, एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, क्योंकि
ये जो वीडियोज़ हैं, ये बस शॉर्ट वीडियोज़ होंगे जिसमें आपको कुछ ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बस छोटा-सा डेमो दिखा देंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि पीवीसिस जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता है और उसके लिए हैवी चार्जेस लेता है, इसलिए ये फ्री में इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना? बस ये केवल आपको एक तरीके से लॉलीपॉप जैसा है कि आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ पे ना रहिएगा। बाकी जितनी आपको हेल्प चाहिए वो यहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है? इस हेल्पिंग से आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स, कंटेंट, कंटेंट में हमारे पास पूरा कंटेंट है, ठीक है? हम कोई सा भी कंटेंट चूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइसेंसिंग के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो लाइसेंसिंग के बारे में जान सकते हैं, बट हम लोग लाइसेंसिंग नहीं कर रहे हैं। क्या है सर अभी, और कितने दिन क्लास चलेगी? ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड पूछना है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल अब 2 दिन स्केचअप के लिए मान लीजिए, और 1 दिन हमारे पास हीलियोस्कोप के लिए मान लीजिए, ठीक है? तो कुल मिला के 3 दिन या 4 दिन हमारे पास क्लास चलेगी, ठीक है? अगर आप जल्दी-जल्दी काम करते हैं तो, ठीक है? तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? होप सो आप लोग का जो 3 तारीख तक पेपर है, तो 3 तारीख के पेपर के बाद ये खत्म हो जाएगा, 3 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम बस ये पेविसिस्ट के बारे में थोड़ा-सा आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं कि कितना हम लोग यहाँ पर पेविसिस्ट से सीख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास 1 महीने का ट्रायल रहेगा, उसके बाद आप नहीं सीख पाएँगे। तो यहाँ पर हम वही की पॉइंट्स आप लोगों को बताते रहे हैं। यहाँ पर देखिए इंडेक्स पे आने के बाद आप यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स दे रखे हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पर किसी पंपिंग सिस्टम के बारे में देखना चाहें या ओरिएंटेशन के बारे में देखना चाहें, तो देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में अगर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए पैरेलल ये एज़ीमुथ दे रखा है, ओरिएंटेशन दे रखा है, टिल्ट दे रखा है। तो हम डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक छोटी-सी थ्योरी दे दी है, जिसमें हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि कितना हमारे पास ओरिएंटेशन या एज़ीमुथ रखना है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज़र क्या होता है? मैंने ऑप्टिमाइज़र का एक वो छोड़ दिया था, पॉइंट वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, जो हम लोग 1 सेकंड, यहाँ पर हम लोग जब प्रोजेक्ट में न्यू ग्रिड कनेक्टर सिस्टम में आते थे, 1 सेकंड मैं कोई खोल लेता हूँ, एक जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्टिमाइज़र प्रोजेक्ट 2 यहाँ पर 3 डाल देते हैं, और साइट को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, देन उसके बाद सेव कर देते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो हमने ले लिया है। सिस्टम में हम आते हैं, सिस्टम पे हम आते हैं। सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखिए यूज़ ऑप्टिमाइज़र है, ये आपको दिखाई दे रहा है यूज़ ऑप्टिमाइज़र। ये क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब भी हम लोग पीवी मॉड्यूल लगाते हैं, तो पीवी मॉड्यूल को लगाने के बाद जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस में जैसे मान लीजिए पीवी पैनल हमारे 3rd फ्लोर पे रखा है, ठीक है? हमारा रूफ टॉप जो है वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक? अब 3rd फ्लोर से जो वायर्स हम लोग नीचे लेकर आएँगे ग्राउंड तक, उसमें हमारे पास डीसी में कुछ लॉसेस होंगे, वोल्टेज का कुछ लॉसेस होगा, उसको ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, डीसी से डीसी कन्वर्ट करके, मीन्स डीसी से हमारे पास इनपुट आ रहा है, उसको अच्छा डीसी बना के, और जितना हम लोग को इन्वर्टर का चाहिए या जितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसको चाहिए, जितना मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, वो ऑप्टिमाइज़र उसको दे देगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमाइज़र सिर्फ 2 ही कंपनीज़ बना रही हैं अभी तक, मतलब पीवीसिस्ट में यहाँ पर 2 ही कंपनी लिस्टेड है, एक सोलर एज करके है, ठीक है? उसी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पर जो कंपनी है वो देखिए सोलर एज करके एक कंपनी है, और एक मैक्सिमर या मैक्सिमिन करके एक कंपनी है, ठीक है? वो ग्लोबली है, ठीक है? तो आप कोई सा भी ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सोलर एज का चाहिए तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें मैं अगर आपको ग्रुप में इसमें दिखाना चाहूँगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोलर ऑप्टिमाइज़र, तो देखिए सोलर ऑप्टिमाइज़र कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सोलर एज का, जो बेसिकली क्या करता है, आप सोलर पैनल के आउटपुट को ऑप्टिमाइज़र में लगा सकते हैं, और उस ऑप्टिमाइज़र से आप यहाँ पर कोई इन्वर्टर है उसमें लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए सोलर पैनल किसी कंडीशन में अच्छा इनपुट नहीं दे रहा है, या एकदम एक्यूरेट इनपुट नहीं दे रहा है, तो ऑप्टिमाइज़र उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके
इन्वर्टर तक पहुंचा देगा, जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है, जो पावर कन्वर्जन है, वो एकदम सही रेट से होगा। तो डे बाय डे यहाँ पर इन्वेंशन चलती रहती है, चीज़ें ऐड होती रहती हैं। आज मैं एक देख रहा था हाइब्रिड इन्वर्टर। बेसिकली हमारे पास इन्वर्टर होता है और एक चार्ज कंट्रोलर होता है। दोनों चीज़ आपको पता होगी। चार्ज कंट्रोलर हमारे पास 2 तरीके के आते हैं। कौन-कौन से, कोई बताना चाहेगा? चार्ज कंट्रोलर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? विश्वजीत, आप बताना चाहेंगे? हमारे पास कितने तरीके के चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं? विश्वजीत, आवाज़ आ रही है मेरी? सत्यम, आवाज़ आ रही है आपको? सर। जी। अ, कितने तरीके के चार्ज कंट्रोलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? नहीं पता? एक हमारे पास एमपीपीटी टाइप का चार्ज कंट्रोलर होता है और एक हमारे पास पीडब्ल्यूएम टाइप का चार्ज कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पर अब रीसेंट टेक्नोलॉजी इस तरीके से मूव कर रही है कि हमारे पास 2 टाइप, हाँ, तो हमने बताया था 2 टाइप के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास एक एमपीपीटी टाइप का होता है और एक हमारे पास पीडब्ल्यूएम टाइप का चार्ज कंट्रोलर होता है। जिसके पास आवाज़ नहीं आ रही है वो यहाँ पर चैट पे लिख सकता है, जिसको अगर मतलब यहाँ से माइक से नहीं बोलना है, वो चैट पे यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट हमारे पास 2 तरीके के चार्ज कंट्रोलर होते हैं। एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है और एक हमारे पास पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता है। तो रिसेंट टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर बेसिकली हम लोग के पास प्योर साइनोसॉइडल वेव इन्वर्टर हम लोग यूज़ करते हैं अपने होम अप्लायंसेज में। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कंट्रोलर प्लस इन्वर्टर दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड इन्वर्टर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग के पास चार्ज कंट्रोलर का भी वर्किंग है और हमारे पास इन्वर्टर की भी वर्किंग है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को जो कॉस्ट होती है वो एक तो रिड्यूस हो जाती है, और हमारा जो सर्किटरी होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, मीन्स छोटी हो जाती है। चार्ज कंट्रोलर अलग अलग से अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को वायरिंग करनी पड़ेगी, और इन्वर्टर अलग से लगाएंगे तो हम लोग को वायरिंग करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या कर दिया है, हाइब्रिड इन्वर्टर बना दिया है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा हाइब्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। ये देखिए, ये एक यू सोलर करके एक कंपनी है, ठीक है? उसका ये इन्वर्टर है, या किसी माइक्रोटेक का है, ठीक है? ये माइक्रोटेक का है। एक मैंने देखा था यू सोलर करके था कोई इन्वर्टर, जिसमें हम लोग के पास चार्ज कंट्रोलर टाइप की भी प्रॉपर्टी थी, और उसमें इन्वर्टर टाइप की भी प्रॉपर्टी मिक्स थी। उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते थे, मैक्सिमम जितना भी हम लोग के पास सोलर से प्रोडक्शन आ रहा है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते थे, और इन्वर्टर के थ्रू हम लोग उसको एसी से कन्वर्ट करके अपने अप्लायंसेस को दे सकते थे, नहीं तो हम लोग उसको बैटरी में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। इस तरीके के जो चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं या इस तरीके के जो इन्वर्टर्स होते हैं, ये बेसिकली हम लोग के ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ऑन ग्रिड में हमारे पास, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हाइब्रिड सिस्टम में ये देखिए ये क्या करते हैं, ग्रिड से और सोलर पैनल से दोनों से बैटरी को चार्ज करते हैं और अप्लायंसेस को चला सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पैनल से परफेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, मान लीजिए पैनल हमारे पास शेडो आ रही है या रेनी मौसम है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि पैनल अच्छा इनपुट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये इन्वर्टर्स क्या करेंगे, सर हाइब्रिड इन्वर्टर पीवी सोलर और मेन सप्लाई दोनों पे वर्क करता है। हाँ ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो पीवी पैनल है उसकी अगर हम लोग के पास सप्लाई कम आ रही होगी, तो ये इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो बेसिकली इस चीज़ को मॉनिटर करता रहता है कि किसकी सप्लाई ज़्यादा है। अगर ग्रिड की सप्लाई ज़्यादा है तो ये बैटरीज को ग्रिड से चार्ज कर देगा, और जो भी सप्लाई होगी वो अप्लायंसेस को ग्रिड से दे देगा। मीन्स यहाँ पर स्विचिंग का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर ये पैनल्स को उस टाइम पे ओपन सर्किट कर देगा, मीन्स यहाँ पर पैनल वर्किंग पे नहीं रहेंगे। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों में से पैनल वर्किंग ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो ये ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, और जो भी चार्जिंग होगी, जो भी क्या नाम है अप्लायंसेज होंगे, उस सबको
हमारे पैनल से चला देगा। तो इस तरीके के स्मार्ट इन्वर्टर आजकल हमारे रेजिडेंशियल एरिया में, मीन्स हमारे होम अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड की जा रही है, आईओटी। बेसिकली आप लोग ने आईओटी का नाम सुना होगा। तो इन सारे इन्वर्टर्स में आईओटी का भी प्रिंसिपल ऐड कर दिया है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर बैठे बैठे या कहीं पर हम लोग बाहर हैं और वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे अपने अप्लाइंसेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा कितना सोलर में प्रोडक्शन हो रहा है और कितना ग्रिड से हमारे पास सप्लाई आ रही है, या हमारे जो भी इन्वर्टर में कन्वर्जन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ये चीज़ें हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे अपने मोबाइल पे, वेबसाइट होती है इन लोग की, जितने भी हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर इन्वर्टर जो अवेलेबल कराते हैं उनकी वेबसाइट होती है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी है ये आगे चल के बहुत अच्छी मार्केट में आएगी। तो इसके बारे में भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज़र के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पैरेलल इंस्टॉलेशन, पाइपिंग। पाइपिंग का क्या मतलब है देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिक सर्किट डेफिनीशन के बारे में दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। बाकी आप लोग को क्या क्या डाउट हैं पीवीसिस में रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को अभी समझ में नहीं आई होंगी। तो मुझे आप लोग से कमेंट चाहिए कि पीवीसिस में आप लोग को क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं अभी तक। जिसने ट्राई किया होगा उसी को समझ में नहीं आया होगा, जिसने ट्राई नहीं किया है उसको अभी कोई मतलब ही नहीं है इससे रिलेटेड। बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है सही से। आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्या? कट रही है? नहीं सर, कट रही है। एक मिनट सिर्फ रुकिए, 1 मिनट मैं स्विच कर लूँ। अब देखिए आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज़? हेलो। हाँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है, इनकी तो आपकी नेटवर्क खराब होंगे। ये सर आवाज क्लियर आ रही है आपकी। चलो चलो ठीक है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग को फिजिसिस्ट में कुछ डाउट है और कितने लोगों ने फिजिसिस्ट ट्राई किया है ना? वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग फिजिसिस्ट ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास भी अगर हम देखें तो मेरे पास अब कितने दिन का ट्रायल बचा है, मेरे पास 22 डेज़ का यहाँ पर ट्रायल बचा है। उसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर फिजिसिस्ट फिर स्टडी नहीं कर सकते। तो यही है कि आप लोग को फिजिसिस्ट में काम करना है। ठीक है, आज मैंने केवल आप लोग को ओवरव्यू बताया है। अब एक बार मैं ओवरव्यू आप लोग को हीलियोस्कोप का भी दे देता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि हीलियोस्कोप में भी हम लोग क्या करते हैं और कितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास कहाँ गया ये, साइन अप नाउ हीलियोस्कोप, इस तरह की कुछ वेबसाइट है। एक बार लोड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये डॉलर से रिलेटेड कुछ चीज़ मांग रहा है, देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मेरा जो ईमेल आईडी है वो हीलियोस्कोप में पहले से रजिस्टर है। और मेरा हीलियोस्कोप भी क्या है, 1 महीने का ट्रायल देते हैं ये लोग, तो वो भी क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है। तो ये यहाँ पर 95 पर मंथ, यहाँ पर $95 पर मंथ मांग रहा है। हम ये इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा फिलहाल के लिए। मैं क्या करूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसको साइन लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ हीलियोस्कोप का इस तरीके से इंटरफेस है। हीलियोस्कोप साइन अप फॉर फ्री ट्रायल
मीन्स आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जितनी ईमेल आईडी होगी उतने ईमेल आईडी से आप यहाँ पर साइन अप करके लगा सकते हैं। बेसिकली ये देखिए आपके पास ये एक इंटरनेट से बेसिकली आप जहाँ पर भी आपको सोलर पैनल लगाना है वहाँ से आप क्लिक एंड ड्रैग करके वहाँ पर जा सकते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर सोलर पैनल ऊपर आपको छत पे ही लगाना है, मीन्स रूफ टॉप पे लगाना है या ग्राउंड माउंट पे लगाना है। तो वो एरिया आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उस हिसाब से इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक क्विक लर्न की एक वो दे रखी है, वीडियो दे रखी है। विदाउट मेरी हेल्प के भी आप लोग ये हेलियोस्कोप में प्रोग्रामिंग या जो भी डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। एक बार मैं प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बता रहा है। अच्छा, ये जो आवाज़ है वीडियो की वो आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मैं पूछना चाहूँगा। जो अभी ये आवाज़ आई थी ये आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है सर। ये जो वीडियो की आवाज़ है ये आ रही है? यस सर आ रही है, धीरे आ रही है लेकिन तेज नहीं है। चलो चलो ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं 720p में चला देता हूँ जिससे आप लोग को क्लियर व्यू आएगा। छोड़िए मैं बहुत स्लो आवाज आ रही, बहुत कम। कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसमें देखिए कि बेसिकली ये क्या क्या प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है? तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब भी आप हेलियोस्कोप में आप मूव करेंगे तो इस तरीके से ही हम लोग को स्टेप्स करने हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, उसने एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज़ किया है। उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर की जो रूफ है उसको एक पॉइंट से क्लिक किया है। यहाँ पर मैकेनिकल पे वो जो गया है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे गया है। उस पे आप क्या करेंगे, उसके जो बिल्डिंग की आउटलाइनिंग है, मीन्स उसके जो एजेस हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस एरिया में आपको सोलर पैनल लगाना है। ठीक है, तो ये उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये फील्ड सिगमेंट इसका तैयार हो गया है। मॉड्यूल, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मॉड्यूल को सर्च कर रहा है कि जो भी इसको मॉड्यूल लगाना है। जैसे कैनेडियन सोलर का हम लोग लगा रहे हैं या लूम सोलर का लगा रहे हैं, तो इसके डेटाबेस में अगर लूम सोलर का सोलर पैनल अवेलेबल होगा तो ये लूम सोलर का पैनल आपको दिखा देगा, नहीं तो ये कैनेडियन सोलर का आपको पैनल दिखा देगा। तो आप कोई सा भी पैनल चूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस वो पैनल आपको पता होना चाहिए कि कितनी इफिशियंसी का है। ठीक है, जैसे कैनेडियन सोलर है, एक बड़ी अच्छी कंपनी है, तो उसको आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, देखिए अब यहाँ क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कि इसने क्या किया, पैनल्स जो हैं वो लगा दिए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया था। बट हमें पूरे पैनल को तो यहाँ पर लगाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एसी के डक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक डक्ट, दो डक्ट, तीन डक्ट, चार, पाँच। और यहाँ पर भी आपके पास कुछ डक्ट है, मीन्स वेंटिलेशन का यहाँ पर बॉक्सेस हैं। तो उसको अगर आपको हटाना है, मीन्स आपको उसको सेट बैक करना है, उसको कीप आउट करना है। ठीक है, सेटबैक का मतलब होता है यहाँ पर आपकी दीवारों से थोड़ा सा हटा के रखना है, और कीप आउट का मतलब होता है कि इतने एरिया में हमारे पास कोई भी सोलर पैनल नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इसमें क्विक रिकैप में आपको या क्विक व्यू में आपको ये बता देगा। ठीक है, तो मैं इसमें हटाता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर है। आप इसमें देखिए यहाँ पर कुछ सोलर डिज़ाइनिंग कर रखी है। अच्छा, ये एक चीज़ आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये हमारे पास इसको कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वाले लोग जो होते हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट पड़ती है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम से हम लोग यहाँ पर किसी का भी कनेक्शन देख सकते हैं कि कहाँ पर वो कनेक्ट हुआ है। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ में कोई भी कनेक्शन की बात करें, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से ही सारी चीज़ों को दिखाते हैं, बनाते हैं। वो पूरा कनेक्शन नहीं दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, कुछ वायर को हम लोग वहाँ से लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वहाँ पर सिंपल एक बॉक्स बना देंगे, वो इन्वर्टर है तो नीचे इन्वर्टर लिख देंगे, बाकी जितने भी कनेक्शन उसमें आ रहे हैं वो वहाँ पर सिंगल लाइन से बनाते चले जाएंगे। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको आना चाहिए। ये ऑटो कैट में बताया जाता है, ठीक है, बट आप लोग ने ऑटो कैट नहीं कर रखा है तो ये सिंगल लाइन डायग्राम अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट मैं जितना होगा कोशिश करूँगा उतना आप लोग बताने की कोशिश करूँगा।
नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट जिस तरीके से पेविसिस जनरेट करता है उसी तरीके से ये भी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। ये ऑनलाइन बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करेगा। पेविसिस क्या होता है, जो ऑफलाइन उसके पास डेटाबेस पहले से रखा रहता है उस पर ये रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट हेलियोस्कोप जनरेट करेगा वो जो भी रिसेंट डाटा है, जो एकदम लेटेस्ट डाटा है उस पर ये जो भी रिपोर्ट है वो जनरेट करेगा, तो ये एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हेलियोस्कोप भी हम लोग अपने सोलर इंस्टॉलेशन या सोलर डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को एक एक बढ़िया वो मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है कि हम लोग को किस तरीके से पैनल को लगाना है। जैसे यहाँ पर पैनल हमारे पास हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन या अलग अलग एंगल में लगे हुए हैं। कुछ वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ एंगल में है, तो हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट भी लगा सकते हैं, लैंडस्केप भी लगा सकते हैं, वो उसका उसके लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे होते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हेलियोस्कोप का भी ओवरव्यू मैंने आप लोग को दे दिया है। बस ये जल्दी से जल्दी आप लोग को 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट हम केवल और केवल आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पॉइंट बताएंगे, बाकी प्रैक्टिस जो है वो आपको खुद से करनी है। ठीक है, जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोग को इतना कुछ हैवी काम करना होगा। ठीक है, कॉलेजेस अगर खुल जाते हैं तब तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, बट अभी कॉलेज नहीं खुल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी यार। ठीक है, अब वॉइस क्लियर आ रही है सत्यम? सत्यम, अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, कुछ कुछ आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी है, बट आपके एरिया में ज़्यादा होगा। ठीक है, मेरे सुबह यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तभी मैंने यहाँ पर सुबह वोडाफोन में रिचार्ज किया। मेरे पास दो सिम हैं, जियो और वोडाफोन है। जियो सुबह नहीं चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो इसलिए मैंने वोडाफोन पे स्विच किया। वोडाफोन पे यहाँ पर थोड़ा सा सही चल रहा था, बट अभी शाम के टाइम पे वोडाफोन ख़राब हो गया तो जियो पे स्विच किया है। तो यही सिनेरियो चलता रहता है कि वोडाफोन पे भी सही आ रहा है, कभी जियो आ रहा है। तो आप लोग के एरिया में तो बारिश भी हो रही होगी लखनऊ में, है ना, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमने ओवरव्यू रखा है, सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। रिसर्च ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसमें आप लोग को जो भी फीचर्स नहीं समझ में आए वो आप यहाँ पर हेल्पिंग से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब भी अगर ना समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया, बता दीजिए, तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर एल्बिडो लिखा हुआ है, एल्बिडो के बारे में सबको पता होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है एल्बिडो? मैंने ये एल्बिडो के बारे में पहले भी बताया था, अभी भी पूछ रहा हूँ आप लोग को, एल्बिडो क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? नहीं बताना चाहेगा? चलिए, यहाँ पर हमारे पास ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी बेसिकली मैंने आप लोग को दिखाया था। ऑटोनॉमी हम लोग के पास स्टैंड अलोन सिस्टम में एक टर्म आया था, बैटरी ऑटोनॉमी। ठीक है, बैटरी ऑटोनॉमी का एक पॉइंट आया था, उस टाइम पे मैंने आप लोग को बैटरी ऑटोनॉमी नहीं बताया था पूरी तरीके से। यहाँ पर ऑटोनॉमी का मतलब लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ साफ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको समझ लीजिए क्या लिखा है। इन द प्री साइजिंग प्रोसेस, मीन जब भी कभी हम लोग साइजिंग करते हैं पैनल्स की और अपने इसके जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, अप्लाइंसेस की, जब भी हम लोग प्री साइजिंग करते हैं तो द proposed battery pack capacity proposed battery pack capacity is determined according to the required autonomy of the system in given day। अब यहाँ पर देखिए autonomy का पूरी definition दे रखी है। The autonomy is defined as the time duration which the load can be met with the battery alone। means हम लोग के पास जब कभी सोलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हमने कोई स्टैंड अलोन सिस्टम लगा रखा है, तब के केस में जो हमारे अप्लाइंसेस हैं वो अप्लाइंसेस कितने दिन के लिए बैटरी पे ही चलने चाहिए, उसी को हम कहते हैं एटोनॉमी। ठीक, कि कितने दिन के लिए बैटरी हमारी बैकअप दे सके, उसको कहते हैं एटोनॉमी। ठीक है, विद, देखिए यहाँ पे लिख रखा है विदाउट एनी सोलर इनपुट, मीन्स कोई भी सोलर इनपुट नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फुल चार्ज बैटरी स्टेट। मीन्स हम लोग सोच के यही चलते हैं कि हमारी बैटरी पूरी चार्ज है, और चार्ज होने के बाद मान लीजिए 3 दिन के लिए हमारे पास क्या हो गई सोलर जो
लाइट है वो नहीं आ रही है, ठीक है। रेडिएशन जो जो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्यम सही बोल रहे हैं। एल्बेडो को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, जो बेसिकली हम लोग के पास जो इरेडियंस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास पैनल में आता है, उसको हम लोग एल्बेडो बोलते हैं, ठीक है। तो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग ऑफ कोर्स फ्रॉम द फुल चार्ज, मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज है और हमारे पास 3 दिन के लिए लाइट नहीं आई, या 3 दिन के लिए सॉरी हमारे पास सनलाइट नहीं आई, तो हमारी बैटरी की जो एटोनॉमी हमने 4 ले रखी थी, मीन्स 4 डेज वो विदाउट एनी चार्ज वो चल सकती है। तो ये हमारी एटोनॉमी लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो एटोनॉमी का बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इसी तरीके के कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, है ना, आप लोग को जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग करेंगे तो मे बी आप लोग को प्रॉब्लम करे, तो उस चीज़ का जो हमारे पास समाधान है वो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग में दे रखा है, ठीक है। आप उसको आराम से देख के पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो यहाँ पर आप उसके रिगार्डिंग आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वो पॉइंट आप सिंपल कॉपी करिए और नेट पे सर्च कर लीजिए, उससे रिलेटेड आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने IAM पे क्लिक कर दिया। अब IAM क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है कि हमारे पास लॉसेस होते हैं, बेसिकली इंसिडेंट एंगल लॉसेस। आई IAM बेसिकली हमारे पास इंसिडेंट एंगल लॉसेस हैं, सॉइल लॉस है, इरेडियंस लॉस है, थर्मल लॉस है, LID लॉस है। LID लॉस क्या होता है, ये फॉर क्रिस्टलाइन मॉड्यूल होता है। क्रिस्टलाइन मॉड्यूल में हमारे पास लॉसेस होते हैं। जनरली आप लोग ये सोचते होंगे कि जो क्रिस्टाइन मतलब मोनोक्रिस्टाइन हमारे पास सोलर पैनल है वो हाईली इफेक्टिव है तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। जो मोनोक्रिस्टाइन है उसमें अलग तरीके के लॉसेस जनरेट होते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है LID लॉस। अगर आपको इस पे जाना है तो आप क्लिक कर देंगे तो उस पर आप मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लाइटनिंग स्टॉकिंग इफेक्ट, मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, मिसमैच लॉस। मिसमैच लॉस बेसिकली हम लोग के पास वो लॉस होता है जब हमारे पास अलग अलग सोलर पैनल हम लोग सीरीज या पैरेलल में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लूम सोलर का पैनल ले लिया और एक हमने कैनेडियन सोलर का पैनल ले लिया, दोनों हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग के हैं, ठीक है। तो उसकी पावर में कुछ अगर डिफरेंस है, अगर हमने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में या पैरेलल में, तो हम लोग के पास कुछ लॉसेस आएंगे जो कि बेसिकली हम लोग के पास मिसमैच लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि पैनल हमारे पास मैचिंग के नहीं है। तो ये मिसमैच लॉस के बारे में बता रहा है। फिर मॉड्यूल डिग्रेडेशन लॉस। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि समय के साथ मॉड्यूल 25 साल का तो हमने वारंटी दे रखी है, बट हमने ये वारंटी नहीं दे रखी है कि भाई उस 25 साल में हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो लगातार 16 से 20% आएगी। इसमें जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पे 1 साल 2 साल बाद कम होना स्टार्ट होगी, उसी को हम लोग डिग्रेडेशन लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट ओमिंग वायर लॉस, मीन्स हमारे पास वायर्स में जो लॉसेज होते हैं उसको ओमिंग वायर लॉस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी कंजम्पशन, मीन्स हमारे पास पूरे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। जैसे चार्ज कंट्रोलर में डिवाइसेस होती हैं छोटे छोटे, हमारे पास मॉसफेट लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इंडक्टर लगे होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, बेसिकली छोटी छोटी पावर को कंज्यूम करते रहते हैं, और वो छोटी पावर जब हम लोग के पास एक मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग के पास कम जितने भी कंपोनेंट होंगे उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पावर लॉस सफिशिएंटली हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फिर यहाँ पर दे रखा है एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर लॉस, मीन्स अगर हम लोग मान लीजिए किसी ग्रिड में सप्लाई भेजना चाहते हैं, तो ग्रिड में सप्लाई भेजने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत अगर पड़ती है, मान लीजिए इन्वर्टर कैपेबल है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जनरेट करके ग्रिड में सप्लाई देने के लिए, तो हम लोग को कोई एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मान लीजिए कि ग्रिड हाईली पावर वाली है, मीन्स 440 से ज़्यादा 11,000 की है या उससे ज़्यादा की है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जो बेसिकली क्या करेगी, लो पावर को हाई पावर में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करेगी। तो उसमें जो लॉसेज होंगे वो भी हमें क्या करना है, उसको अकाउंट में लेना है। नेक्स्ट सिस्टम अनएबिलिटी लॉस, मीन्स अगर सिस्टम में कुछ मान लीजिए कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ हो गया तो उसका जो लॉस है वो यहाँ पर, तो मतलब एक तरीके से इतने सारे लॉसेज हमारे सिस्टम में होते हैं। LID लॉसेस क्या होता है? LID लॉस यहाँ पर हमारे पास अगर हम क्लिक करें तो LID हमारे पास लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो दे रखा है वो यहाँ पर ये दे रखा है, इज द लॉस परफॉर्मेंस अराइजिंग इन द वेरी फर्स्ट हावर ऑफ exposition to the sun with crystalline module. It may name affect real performance with respect to the final factor flash test, means इसका मतलब होता है
कि जब कभी भी हम लोग मॉड्यूल को मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल को फर्स्ट आवर में जब हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन के टाइम पे लगाते हैं और उससे आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना आउटपुट जनरेट नहीं करता है जितना उससे हम लोग ने मतलब जितना हम लोग ने थियोटिकली लिया है। ठीक है, तो उसमें कुछ लॉसेज होते हैं क्योंकि उसको परफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसी को हम लोग एल लॉस बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, एल लॉसेज जो हैं वो हमारे पास 1 से लेके 3% तक हो सकता है, या उससे इवन मोर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 मिनट का टाइम बचा है। आप लोग को कल हम स्केचअप बताएंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास स्केचअप, और उसमें अपनी ईमेल आईडी से उसको साइन अप कर लीजिएगा, तो 1 महीने का आपको ट्रायल मिल जाएगा। तो उस पर हम लोग काम करेंगे कल। ठीक है, चलिए, अब मुझे आप लोग से आउटकम चाहिए। कोई आज के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है आपको? आज वैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं है, बस आपको एक थियोटिकल चीज़ें बताई हैं, ओवरकम बताया है। ठीक है, अमित, कोई डाउट है आपको? सर, इन्वर्टर पढ़ाना था आपको, चलो ठीक है। तो इन्वर्टर से रिलेटेड हमारे पास मैंने आपको एक पीडीएफ वो गूगल पे दिखाया था कि इन्वर्टर कितने तरीके के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर से हम लोग अगर क्लिक करें, यहाँ पर पावर इन्वर्टर हमारे पास विकीपीडिया है। ठीक है, विकीपीडिया में हमारे पास इन्वर्टर में सिर्फ 3 ही तरीके के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। एक स्क्वायर वेव, साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है, इसके अंदर का हिस्सा अगर आप लोग को पढ़ना है तो वो तो आप लोग को इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाएगा कि इन्वर्टर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्योंकि अब ये आप लोग इलेक्ट्रिकल के थर्ड ईयर में होंगे आई थिंक। तो थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर में इन्वर्टर का बेसिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि इन्वर्टर में क्या क्या सर्किटरी यूज़ होती है, जिससे फिर जी जी जी। इस बार था इन्वर्टर, लेकिन अच्छा, क्लास अच्छा, इन्वर्टर इस टाइम पे है आप लोग के सिलेबस में, बट आप लोग को पढ़ाया नहीं जा पा रहा है ना?